हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम राव और आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एनआईटीएस में। मैं खुद एक एनआईटीएन हूं और मैं एनआईटी रायपुर से बीटेक हूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी एक एक्सक्लूसिव सीरीज चल रही है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, जिसमें हम लोग सीएसईबी जेई स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के अलावा जो है गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और दूसरे पीएसयूज के भी क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, हम लोग नेटवर्क सब्जेक्ट पढ़ रहे थे और उसी सीरीज को हम लोग कंटिन्यू बनाएंगे। जिन सज्जनों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है, मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी पोस्ट कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ऊपर जाइए आई बटन पे, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा। आप लिंक पे टैप करके पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, सीएसईबी जेई के जो है वैकेंसी आने की संभावना है, लेकिन स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो मेरे पेपर रखे हुए हैं वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, पुराने 2016 और आपके जो अभी नवीनतम एग्जाम हुआ था 2020 का, उसके पेपर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेस्ट सीरीज का फॉर्म भी पड़ा हुआ है, तो प्लीज़ जाके उसे फिलअप कर दीजिए। मात्र 300 रुपये, मतलब एक पेपी पनीर पिज़्ज़ा के बराबर उसका कॉस्ट है, तो प्लीज़ जाके उसको भर दीजिए। ठीक है, फॉर्म भरेंगे 50 मिनिमम रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है अगर हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा सके, क्योंकि उसके बिना हमारा खर्चा नहीं निकल पाएगा और हम लोग टेस्ट सीरीज कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। तो प्लीज़ अगर थोड़ा बहुत भी सपोर्ट करना चाहते हो तो उस टेस्ट सीरीज में रजिस्टर करो। उससे जो थोड़े बहुत पैसे आएंगे हम लोग अपना सेटअप और बड़ा बनाएंगे और मैं आपको लाइव लेक्चर देने के लिए भी एक सेटअप बनाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप सपोर्ट कर दीजिए हमें, बस इतना चाहता हूँ मैं आपसे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो यहाँ के लोकल इंस्टीट्यूट है जो कि आपको सीएसईबी जेई और आपके स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के टेस्ट सीरीज के नाम पे भूसा पकड़ा रहा है, वो मैं आपको नहीं पकड़ाऊँगा। आप ज़रूर देखिएगा, उनके लेवल से अच्छा लेवल जो है वो मैं बनाऊँगा। अभी मेरे पास टेक्निकल ऑडियंस नहीं है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाके जो हमारा व्हाट्सएप वाला लिंक है उससे ज़्यादा संख्या में जुड़े। व्हाट्सएप वाले लिंक में हम मुझे नाम, लोकेशन और ब्रांच के साथ अगर सेंड करेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप सपोर्ट ग्रुप में जोड़ लूँगा। लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग ग्रुप है, उससे ज़्यादा संख्या में लोगों को ऐड कराइए, क्योंकि मेरे पास अभी टेक्निकल ऑडियंस उतनी बिल्ड नहीं हुई है। तो प्लीज़ थोड़ा बहुत सपोर्ट मैं आपसे मांगता हूँ। बाकी मैं आपको लेक्चर तो दे ही रहा हूँ और लेक्चर धीरे धीरे करके संख्या और बढ़ेगी जैसे जैसे मेरे पास ऑडियंस आना चालू होगी। तो ठीक है, फिलहाल ऑडियंस नहीं है तो इसलिए लेक्चर जो है वो लिमिटेड सब्जेक्ट के आ रहे हैं और सीमित आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी मैं रेगुलरली प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये थोड़ा था प्रमोशन था। आज हम लोग डायरेक्टली चालू करते हैं पावर। ठीक है, एक और चीज़, ये वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है रेजिस्टेंस रिडक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो जिन सज्जनों को अगर रजिस्ट्रेशन रिडक्शन के जो है एकदम सिंपल वाले फॉर्मूले नहीं आते हैं तो प्लीज़ जाके पहले फार्मूला पढ़ लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर में आइएगा। क्योंकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो आपको एटलीस्ट बेसिक फार्मूला तो आता ही होगा। रेजिस्टेंस निकालने का, करंट निकालने का, वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला, सॉरी दोस्त। ठीक है, नहीं तो मेरे क्या बोलते हैं वीडियोज़ में एक वीडियो पढ़ा होगा रेजिस्टेंस रिडक्शन का, जो कि मैंने एसीएफ एग्जामिनेशन के लिए बनाया था, उसको देख लीजिए। उसमें भी आपको बेसिक फार्मूला और बहुत बेसिक वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पावर। पावर क्या होता है? इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसी भी चीज़ की पावर निकालने का मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को निकालना। ठीक है, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर की बात कर रहे हैं तो हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे। ठीक है, तो सिंपल हम लोग कैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी को कैसे लिखेंगे? जैसे P पावर है और E इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो DE/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड पावर। हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को एक दूसरे तरीके से भी लिखते हैं V/I करके। ठीक है, अब V का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? किसी भी आपके चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से एक पर्टिकुलर पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जो वर्क डन किया जाता है वो क्या कराता है? आपका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है, तो dW/dQ मतलब चार्ज को हम लोग इन्फिनिटी से उठा के यहाँ तक ला रहे हैं, तो उतना किया गया वर्क डन, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। करंट क्या होता है? dQ/dt। ठीक है, तो ये dQ से dQ कट गया और dW/dt। ठीक है, मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन ही है पावर। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या होता है? वर्क डन का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, इसको हम लोग एक और चीज़ बोलते हैं वॉट। ठीक है, जूल पर सेकेंड या फिर वॉट बोलते हैं। और पावर की एक और यूनिट है जिसको हम लोग जनरली इलेक्ट्रिकल मोटर्स में यूज़ करते हैं, उसको हम लोग हॉर्स पावर बोलते हैं। तो एक हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। कहीं कहीं आपको ये 735 वाट भी दिखेगा।
ठीक है। लेकिन वो एक स्पेशल केस में होता है, मैं उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताना चाहता अभी फिलहाल। तो वो एक आध क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा उस तरीके का। लेकिन अगर आपको जनरली हॉर्स पावर दिया में क्वेश्चन दिया होगा तो उसके नीचे मेंशन कर देता है कि 1 हॉर्स पावर बराबर इतना यूनिट ले, ठीक है। तो आप जनरली जो है यही वाला यूज़ करिएगा, 746 वाट वाला, ठीक है। अब देखो, पावर हमारे पास 2 प्रकार के होते हैं, आपने सुना भी होगा। पावर, एक्टिव पावर का मतलब क्या होता है, जो पावर अपने काम की है, ठीक है। मतलब हम जो काम करवाना चाहते हैं किसी सोर्स से, वो एक्चुअली में हमारा क्या कहलाता है, एक्टिव पावर कहलाता है। लेकिन एक और पावर जो होती है, जिसको हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग रिएक्टिव पावर भी बोलते हैं, ठीक है। ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों की दोनों पावर जो होती है वो हमारे लिए ज़रूरी होती है। किसी भी अगर पावर सिस्टम नेटवर्क की वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हमको एक्टिव पावर के साथ साथ रिएक्टिव पावर की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जो हम लोग पावर सिस्टम में एप्लीकेशन पढ़ते हैं वो पावर लेवल में पढ़ते हैं। सर्किट में जो है, सर्किट या फिर नेटवर्क में जो हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं वो बेसिकली सिग्नल लेवल में हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग को रिएक्टिव पावर पे उतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मेन हम लोग को एक्टिव पावर पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे हम लोग रजिस्टर के अक्रॉस अगर पावर निकालना चाहे तो कैसा आएगा, वी आर मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इंटू करंट अक्रॉस रजिस्टर इज कॉल्ड, इसको हम लोग आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। वी को हम लोग लिख सकते हैं क्या, आई बाई सॉरी हाँ, वी इज इक्वल टू आई आर लिख देंगे यहाँ पर सिंपली, तो यह हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब कैपेसिटर में जो है 2 केस बनते हैं। अगर कैपेसिटर बिल्कुल प्योर है, ठीक है, तो वो सर्किट से जो है एवरेज पावर 0 ड्रॉ करेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पी एवरेज इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बेसिकली ये क्या हुआ कि सर्किट से ना ही तो कैपेसिटर पावर लेता है ना ही तो उसको देता है, मतलब वो जितना लेता है उतना ही दे देता है। मतलब कैपेसिटर जितना पावर जो है सर्किट से जो है चार्ज होने में लगाएगा, उतना ही वो सर्किट को क्या करता है, डिस्चार्ज होकर वापस प्रोवाइड कर देता है, अनटिल अनलेस कि हम लोग उस कैपेसिटर को बाहर ना निकाल लें, ठीक है। तो हम लोग जनरली क्या है, कैपेसिटर, एक आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस जो होता है पावर एवरेज इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं कि कैपेसिटर के डायलेक्ट्रिक, कैपेसिटर एक प्योर कैपेसिटर है, उसका कोई रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। इसके अलावा जो उसके अंदर डायलेक्ट्रिक यूज हुआ है वो भी एक प्योर डायलेक्ट्रिक है, इससे हम लोग कोई किसी प्रकार के डायलेक्ट्रिक लॉस की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में जो है पी एवरेज इज इक्वल टू 0 होता है कैपेसिटर, मतलब जितना वो चार्ज होने में चार्ज होता है और पावर ड्रॉ करता था सर्किट से, उतना ही पावर जो है वो डिलीवर कर देता है जब सोर्स एब्सेंट होता है सर्किट से, ठीक है। लेकिन हम लोग कैपेसिटर के किसी भी पॉइंट पर जो है इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इनटू करंट अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है। तो वोल्टेज तो वी रहेगा मान लेते हैं, और करंट कैसे निकालते हैं कैपेसिटर से, सी डी वी बाई डी टी, ये करके हम लोग करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस पावर। तो हम लोग किसी भी पॉइंट पर जो है कैपेसिटर के इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक आइडियल कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पावर एवरेज इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार इंडक्टर, एक प्योर इंडक्टर के अक्रॉस भी एवरेज पावर 0 होता है, क्योंकि वो सर्किट से जितना पावर ड्रॉ करता है अपने आप को चार्ज करने में मतलब पावर लेने में, एनर्जी लेने में, ठीक है, उतना स्टोर कर लेता है और उसको सर्किट को दोबारा रिटर्न कर देता है जब वो सोर्स एब्सेंट हो सर्किट से। तो इसके अक्रॉस भी जो है एवरेज पावर 0 होता है। लेकिन हम लोग इसमें भी किसी भी पॉइंट पर जो है इंस्टेंटेनियस पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, V इंटू आई। तो V क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी इंटू आई। ये करने से जो है हमको किसी भी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस पावर मिल जाएगी इंडक्टर के, ठीक है। तो ये था पावर के बारे में। अब देखते हैं एनर्जी। एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो है काम करने की कैपेसिटी को है एनर्जी बोलते हैं। अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ऐसी एनर्जी कहलाएगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो मतलब E इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू डी टी। इंटीग्रल फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो, सिंपल फॉर्म में लिखना चाहे तो P इंटू टी इज इक्वल टू होता है, मतलब पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी होता है, ठीक है। अब पावर की यूनिट क्या है, वॉट, और T की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो वॉट सेकेंड इसकी यूनिट हो गई, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखो अब वर्क डन, सॉरी वॉट का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकंड लिखेंगे तो सेकंड कट जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या होती है, जूल, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक प्रकार का वर्क डन ही है, सिंपल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर को हम लोग को नापना पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब रीडिंग वगैरह निकालते हैं मीटर की,
मतलब होम मीटर की जो है रीडिंग निकालते हैं तो वो किलोवाट आवर में निकालते हैं, ठीक है। और 1 किलोवाट आवर मतलब किलोवाट को क्या लिखते हैं 1000 वाट, इंटू आवर को क्या लिखेंगे हम लोग 3600 सेकेंड, तो उससे क्या आएगा अपना जूल, ठीक है, क्योंकि किलोवाट मतलब जूल पर सेकेंड, इंटू सेकेंड करेंगे तो क्या आएगा, सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा और जूल में हमको आउटपुट मिलेगा, और वो उसकी आउटपुट की वैल्यू क्या होगी 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर या फिर 3.6 इंटू 10⁶ जूल को ही हम लोग एक यूनिट बोलते हैं, और इस यूनिट को ही बेसिकली हम लोग जो इलेक्ट्रिकल होम मीटर लगा होता है जिसमें हमको यूनिट दिखाई देती है वो कैलकुलेट करते हैं। अब एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन इसमें से आ सकता है CSEB वगैरह में, स्टेट इंजीनियरिंग, जैसे कि मान लो एक 60 वाट का बल्ब है, ये 4 घंटे जला, ठीक है, 60 वाट का बल्ब है, ये 4 घंटे जला, और इसमें बोलता है कि हम अगर मान लेते हैं 1 यूनिट की छत्तीसगढ़ में रेट है मान लेते हैं 4 रुपये, तो आपको निकालना बिजली का बिल कितना बना 30 दिन के बाद, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको किलोवाट आवर में चेंज करना पड़ेगा। तो 60 वाट का बल्ब था, ठीक है, तो 60 इंटू 10⁻⁻3, तो ये क्या हो गया किलोवाट, ठीक है। 4 घंटे जला, ठीक है, 4 घंटे जला, ठीक, एक 24 घंटे में 4 घंटे चला, तो कितने दिन तक जला 30 दिन तक जला, इंटू 330, ठीक है। तो इतना जो है आपका यूनिट हुआ ये, क्योंकि ये किलोवाट हो गया और ये आवर हो गया, डेज उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उतना दिन तक चला, ठीक है। 1 यूनिट का जो हमारा प्राइस है वो कितना है 4 रुपीज़, तो हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेसिकली ये आ जाएगा आपका इतना रुपये बिल। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको CSEB वगैरह में देखने को मिल सकता है, ठीक है, मैं सही किया ना, हाँ। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपको मिल सकते हैं एग्जाम में, आप इस तरह के क्वेश्चन को बनाइएगा, फेस भी कर सकते हैं। इसके आगे की हम लोग चीज़ें थोड़ी देर में देखते हैं। तो चलिए कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। उसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है आपका ओपन सर्किट। अब ये ओपन सर्किट बेसिकली क्या होता है, ओपन सर्किट का सिंपल सारा मतलब ये होता है कि करंट इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वोल्टेज, मतलब हम लोग वोल्टेज चाहे कुछ भी अप्लाई कर दे, अगर सर्किट ओपन सर्किट है कहीं से तो उसके अक्रॉस जो है करंट 0 होगा, चाहे हम लोग कोई भी वोल्टेज अप्लाई कर लें, ठीक है। अब जैसे मतलब करंट इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, आपका करंट आपका करंट क्या होता है V इज इक्वल टू V बाई R इज इक्वल टू करंट होता है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू को अगर हम लोग 0 पुट करें फॉर एनी वोल्टेज, ठीक है, तो आपका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा V बाई 0 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, मतलब ओपन सर्किट के केस में जो है रेजिस्टेंस की वैल्यू है इन्फिनिटी हो जाती है, ठीक है। एनी पैसिव एलिमेंट इन सीरीज ऑफ ओपन सर्किट इज नेग्लेजिबल, ठीक है। अब ये समझ नहीं पाए होंगे, पैसिव एलिमेंट का मतलब नहीं समझ पाया तो प्लीज़ पिछला वीडियो देखिए, ठीक है। पैसिव एलिमेंट क्या होता है, अगर जो डायरेक्टली इस लेक्चर में आया तो क्या लिखा है, एनी पैसिव एलिमेंट इन सीरीज ऑफ ओपन सर्किट इज नेग्लेक्टेड। अब जैसे देखो ये सर्किट है, ये पार्ट जो है वो ओपन सर्किट है, तो एनी पैसिव एलिमेंट, रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है, तो इस रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस जो है ओपन सर्किट के सीरीज में है, हैंस हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हुए इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ से ख़त्म, ये एलिमेंट ही ख़त्म, ठीक है। और फिर हम लोग दूसरा ये सर्किट को सॉल्व करेंगे, क्लियर। इसी प्रकार जो है वो शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, वोल्टेज इज इक्वल टू 0 फॉर एनी करंट, ठीक है। मतलब सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया V इंटू आई, सॉरी क्या लिख रहा हूँ मैं, V बाई आई। वोल्टेज इज इक्वल टू 0 फॉर एनी करंट, तो वोल्टेज इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो हम लोग क्या आएगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 बाई आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस की वैल्यू भी 0 आएगी। मतलब ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट के केस में जो है रेजिस्टेंस भी 0 होता है, ठीक है। एनी पैसिव एलिमेंट इन पैरेलल ऑफ शॉर्ट सर्किट इज नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट सर्किट, मान लेते हैं कि ये जो टर्मिनल है
वो पूरा का पूरा शॉर्ट हो गया। शॉर्ट सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस जीरो, मतलब इसके अक्रॉस कोई रेजिस्टेंस नहीं कलेक्टेड रहेगा। अब देखो ये ब्रांच जो है इस ब्रांच के जो है पैरेलल में है, तो मैंने क्या लिखा है, एनी पैसिव एलिमेंट इन पैरेलल ऑफ शॉर्ट सर्किट इज नेग्लेक्टेड। तो देखो ये दोनों पैरेलल एलिमेंट है, ठीक है, मतलब ये इसके पैरेलल है दोनों मिला के। रेजिस्टेंस एक पैसिव एलिमेंट है, इसलिए ये पूरी ब्रांच जो है वो गायब कर सकते हैं हम लोग सर्किट को सॉल्व करते हुए, ठीक है। तो हम लोग इसको गायब कर देंगे और केवल जो है ये वाली ब्रांच, ये वाला जो सर्किट बचा हुआ सर्किट है, केवल इसी को सॉल्व करके हम लोग आंसर निकालेंगे शॉर्ट सर्किट के केस में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, ओपन सर्किट का मतलब क्या होता है। अब देखो कुछ एक्सक्लूसिव केस हम लोग देखेंगे जो कि आपको फेस करना पड़ सकता है जब आप सर्किट के थोड़े से एडवांस लेवल के प्रॉब्लम आप सॉल्व करना चालू कर दोगे, ठीक है। तो उस केस का नाम है केवीएल और केसीएल का कहाँ कहाँ पे वायलेशन होता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास ऐसा एक सर्किट है जो कि मैंने दिखाया हुआ है, ये सर्किट है, देखिए इसमें 3 एम्पियर का करंट सोर्स है और जो कि सीरीज में है 2 एम्पियर के करंट सोर्स के। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक सीरीज एलिमेंट पे 2 डिफरेंट करंट फ्लो हो सकते हैं? नहीं। अगर सीरीज में कनेक्टेड कोई सर्किट है तो उसमें सेम अमाउंट ऑफ करंट हमेशा फ्लो होगा, ठीक है। इसलिए जो है ये केस जो है वायलेशन है केसीएल का, ठीक है। तो ऐसा सर्किट अगर दिखता है आपको तो ये वायलेशन है सर्किट केसीएल का और इसको ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो आप इसको जो है गलत मानोगे, ठीक है। लेकिन हाँ, 2 डिफरेंट वैल्यू के आपके करंट सोर्स पैरेलल में जरूर हो सकता है। इधर से 3 एम्पियर करंट जा रहा है, इधर से 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो टोटल मिला के जो है 3, केसीएल में क्या होता है 3 और 2, केसीएल में ये दोनों ऐड होके इधर जाएगा, मतलब 5 एम्पियर का करंट जो है लोड से फ्लो होगा, ठीक है। तो ये सर्किट सेम है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिफरेंट वैल्यू के करंट सोर्स जो है वो पैरेलल में जरूर हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट केस ये आता है, इसी प्रकार 2 डिफरेंट वैल्यू के वोल्टेज सोर्स जो है वो पैरेलल में कभी नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि ये टर्मिनल के अक्रॉस अगर 10 वोल्ट है और सेम टर्मिनल के अक्रॉस 5 वोल्ट कैसे अपीयर हो सकता है? तो ये भी वायलेशन है केवीएल का, ठीक है। तो ये वायलेशन है आपके केवीएल का और ये है वायलेशन है आपके केसीएल का। हाँ, लेकिन 2 डिफरेंट वैल्यू के जो है वोल्टेज सोर्स जो है पैरेलल में सीरीज में जरूर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 वोल्ट का सोर्स जो है वो 10 वोल्ट के सीरीज में है, तो यहाँ से अगर गेन काउंट करोगे तो नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब गेन हो रहा है 3 वोल्ट का, फिर 10 वोल्ट का गेन हो गया, तो टोटल मिला के 13 वोल्ट जो है वो लोड के अक्रॉस आएगा, ठीक है। 2 सेम वैल्यू का वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स देखें तो कैसा, 3 एम्पियर का ये करंट है, चलो मैं यहीं पे बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर ये 3 एम्पियर का हो गया, ठीक है, तो ये केसीएल का वायलेशन नहीं है, क्योंकि सीरीज में जो है हम लोग सेम अमाउंट ऑफ करंट को दिखा रहे हैं। ये करंट यहाँ से जाके यहाँ आ गया, तो हम लोग इस सर्किट को जो है सिंपली ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब 3 एम्पियर का एक सोर्स दिखा दिया और इसमें 2 रजिस्टर ऐसे कनेक्ट करके दिखा दिए, ठीक है। तो 2 डिफरेंट सोर्स की जगह हम लोग जो है सिंपल एक ही सोर्स लगा सकते हैं। इसी प्रकार इसमें जो है अगर मान लो ये 5 की जगह 10 होता, ठीक है, तो हम लोग क्या है सिंपली एक सोर्स को लगा के हम लोग ये दिखा सकते थे, तो ये सर्किट सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स को 10 वोल्ट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पोलैरिटी को भी ध्यान रखना ना, अभी देखो यहाँ पे पोलैरिटी क्या है, सेम है इन दोनों की, मतलब यहाँ पे ऊपर में पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है। इसी प्रकार यहाँ डायरेक्शन को भी ध्यान रखना, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, ऐसा उल्टा डायरेक्शन में 3 एम्पियर जा रहा है, तो मतलब ये सर्किट गलत है, ठीक है। सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए, मतलब यहाँ से घूम के करंट इधर जा रहा है, मतलब इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, तब जाके ये सर्किट सही होगा। तो ये कुछ केस है जिसको हम लोग केवीएल और केसीएल का वायलेशन बोलते हैं। अगर इस तरीके के सर्किट जो है आपके क्वेश्चन वगैरह में दिखे और आपसे कुछ उटपटांग टाइप का क्वेश्चन पूछे, तो आप जो है उसमें एक ऑप्शन जरूर होगा नन ऑफ दिस वगैरह का, ठीक है। तो वहाँ पर जो है आप नन ऑफ दिस ऑप्शन को सेलेक्ट करना, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके ईएससी में ज़्यादा आते हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, आप पुराने सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये थे कुछ और कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक लेवल के प्रॉब्लम देखते हैं।
ठीक है, जो थोड़ी देर में देखेंगे। तो चलिए एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आपको CSEB में देखने को मिल सकता है या फिर आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। गेट में इस तरीके के क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन आपका ये है, फिलहाल मैं पहले ये बता रहा हूँ, हमारा हाउस होल्ड सप्लाई क्या होता है। हमारा हाउस होल्ड सप्लाई जनरली क्या होता है कि हम लोग जो है आपका कनेक्शन लेते हैं सप्लाई से, और वहाँ पर से सर्विस मेन वायर के थ्रू जो है हमारा सप्लाई जो है वो मीटर के आसपास आता है, ठीक है, और वहाँ से जो है पूरे घर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। नॉर्मल हमारे जो हमारा सप्लाई रहता है, मतलब हमारा मीटर से जो सप्लाई आती है, ठीक है, वो जो है पहले सर्किट ब्रेकर में जाता है। आजकल मॉडर्न ज़माने में यहाँ पर MCB होता है, ठीक है, और यहाँ पर जो है सारे लोड कनेक्टेड होते हैं। लोड हमेशा जो है हमारे हाउस होल्ड सप्लाई में पैरेलल में कनेक्टेड होता है, और जनरली क्या है, जितने भी ऑपरेटर्स डिज़ाइन किए जाते हैं वो एक कांस्टेंट वोल्टेज के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ठीक है। आप पैरेलल में ही क्यों, सीरीज में क्यों नहीं करते, ठीक है, इसके बहुत सारे रीज़न है। अगर हम लोग लोड को जो है सीरीज में कनेक्ट कर दें तो किसी एक लोड में फॉल्ट आने पर जो है पूरा सर्किट जो है वो बाधित हो सकता है, पहली चीज़ तो, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर कोई सर्किट जो है हमारे जो भले से वोल्टेज सेम रहता है, लेकिन करंट ड्रॉ करने की कैपेसिटी सभी आपके इक्विपमेंट की अलग अलग होती है, ठीक है। तो अगर हमने AC को जो है आपके ट्यूबलाइट के सीरीज में लगा दिया तो AC जो है वो आपका पावर ज़्यादा ड्रॉ करेगा, ठीक है। तो जो ट्यूबलाइट है उसकी जो रोशनी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि उसके अक्रॉस जो है वोल्टेज कम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये 2-3 रीज़न होंगे जो आपको मेरे ख्याल से पता होना चाहिए, ठीक है। इसलिए सारे जो है सारे जो है आपके लोड जो होते हैं वो पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं हमारे हाउस होल्ड सप्लाई में, ठीक है। जब कभी भी कोई इक्विपमेंट ख़राब हो जाता है या फिर ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो है, जैसे मान लेते हैं ये शॉर्ट सर्किट हो गया, तो मैंने बताया कि ऑल एलिमेंट पैरेलल टू द शॉर्ट सर्किट इज़ 0, मतलब हम जो है इस सारों को हटा देंगे, केवल बचेगा आपका ये बड़ा सा सर्किट, और V जो है V/0 करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी अमाउंट ऑफ करंट जो है वो सर्किट से फ्लो करना चालू कर देगा। तो इतना हैवी करंट जो है सर्किट सस्टेन नहीं कर सकता, इसलिए जो है सर्किट ब्रेकर का यूज़ किया जाता है। सर्किट ब्रेकर क्या होगा, बेसिकली एक फ्यूज़ वायर या फिर सर्किट ब्रेकर जो है हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, MCB यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्या करता है, ट्रिप हो जाता है, और ट्रिप होने के बाद जो है वो इस सिस्टम को अलग कर देता है, ये गायब कर अलग हो जाता है और ये ओपन सर्किट हो जाता है। तो यहाँ से करंट जो है वो फ्लो होना बंद कर देता है, हैज़ जो हमारा जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा सेफ हो जाता है। तो ये आप कॉन्सेप्ट जानते होगे अगर एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप पढ़ते होगे तो, ठीक है। तो मैं फिलहाल इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जो आपको CSEB में कुछ जिस तरह के क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं। बहुत जोर की बारिश हो रही है और बार बार पावर फ्लक्चुएशन की वजह से जो है हमारा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इसके आगे के जो भी हम लोग प्रॉब्लम्स करने वाले थे वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। मैं इसमें आपको लो लेवल रेजिस्टेंस रिडक्शन से लेकर आपको हायर लेवल के रेजिस्टेंस रिडक्शन के प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे, और भी जो भी टॉपिक है हम लोग 1 बाय 1 करके कवर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको एक और काम करना है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने इन दोस्तों को जिनके पास पैसे नहीं है कोचिंग इंस्टीट्यूट को देने के लिए, या फिर वन डे रिक्शा CGPSC CG व्यापम के अलावा गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज CSEB और बाकी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर शेयर करिए। डिस्क्रिप्शन में जाके हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ साथ टेलीग्राम में भी फॉलो कर लीजिए, और हमारा जो वीडियो सिस्टम है उसको और ज़्यादा सपोर्ट करिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।